कहानी की शुरुआत होती है चिली की सबसे खौफनाक और हाई सिक्योरिटी जेल सैंटियागो से। सैंटियागो की ये जेल इतिहास की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जहां दाखिल होना तो आसान था पर वहां से जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन। दरअसल इस जेल को एक बेहद बेरहम अंग्रेज वार्डन चलाता था, जो नए कैदियों के कदम रखते ही पहले ही दिन सबको साफ चेतावनी दे देता है, अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे सीधे गोली मारी जाएगी। इस खौफनाक ऐलान को सुनते ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन उसी भीड़ में 5 कैदियों का एक ऐसा ग्रुप भी था जिनके माथे पर डर नाम की चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। इस ग्रुप का लीडर लियोन वार्गस था। लियोन और उसके साथियों ने जेल के अंदर घुसने से पहले ही ये सोच लिया था कि उन्हें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। असल में ये कोई खूंखार अपराधी या कातिल नहीं, बल्कि वे सब के सब आंदोलनकारी थे जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर सरकार उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव कर रही थी। लेकिन ये सेनानी अपने शातिर दिमाग के लिए जाने जाते थे, जिनसे डरकर ही सरकार ने उन्हें इस खौफनाक सलाखों के पीछे डाला था। पर ये लोग न सिर्फ वहां से भागने में कामयाब होने वाले थे, बल्कि जेल ब्रेक का एक ऐसा अटूट रिकॉर्ड बनाने वाले थे जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन सभी कैदियों को अचानक एक नई जेल बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाता है, जहां हर किसी को अपनी अपनी बैरक चुनने की पूरी आजादी दी गई थी। मौका मिलते ही लियोन बाकी कैदियों को पीछे छोड़ते हुए सीधे बैरक नंबर 50 की तरफ भागता है। उसे किसी भी हालत में इस सेल पर कब्जा जमाना था, क्योंकि ठीक उसके नीचे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद था। पर जैसे ही लियोन बैरक नंबर 50 पर पहुंचता है, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उससे पहले ही किसी और ने उस सेल पर कब्जा कर लिया था। हालांकि लियोन के साथ ही इस काम में बिल्कुल भी नहीं चूकते। उसका दोस्त रफाएल बाकियों के साथ मिलकर उन्हीं सेल्स पर कब्जा कर लेता है जो उनकी योजना के मुताबिक तय की गई थी। यहाँ जितने भी कैदी बंद थे उनसे वही काम करवाया जाता था जिसमें वे बेहद माहिर थे और जिसे वे सालों से करते आ रहे थे। लियोन पेशे से आर्किटेक्ट होने के नाते लियोन ने बिना किसी औजार के सिर्फ अपने कदमों की गिनती से ही इस बात का सटीक जायजा लगा लिया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें पूरी 210 फुट लंबी सुरंग बनानी होगी। ये सुरंग सीधे पास ही मौजूद एक नदी में जाकर निकलती, यानी अगर किसी तरह वे सब वहां से बाहर निकल जाएं तो नदी के रास्ते आसानी से फरार हो सकते हैं। पर सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि 24 घंटे पहरेदारों की नाक के नीचे सुरंग खोदना और उससे निकलने वाली मिट्टी को सही ठिकाने लगाना वाकई एक बहुत बड़ा टास्क था। अभी ये लोग बैठकर प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पाब्लो नाम के एक कैदी की नजर उन पर पड़ जाती है। वह तुरंत ताड़ जाता है कि ये लोग जरूर कोई प्लान बना रहे हैं और उसे दाल में कुछ काला लगता है। वह सीधे उनके पास जाकर कहता है कि तुम लोग जो भी प्लान बना रहे हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो, क्योंकि मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। उन तीनों को पाब्लो पर भरोसा हो जाता है और वे उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। साथ ही वे पाब्लो से यह भी कहते हैं कि अगर उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई बढ़िया आइडिया हो तो वह उन्हें जरूर बताए। जैसे ही शाम होती है, लियोन और उसके साथी सुरंग बनाने की पूरी प्लानिंग में जुट जाते हैं। उनका सबसे पहला काम होता है दीवार की तरफ दिखने वाला एक नकली बोर्ड तैयार करना। चूंकि इस सुरंग को बनाने में काफी दिन लगने वाले थे, ऐसे में यह नकली दीवार पहरेदारों की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगी, ताकि गश्त लगाते वक्त उन्हें कभी पता ही न चले कि उस बोर्ड के पीछे भागने की सुरंग तैयार हो रही है। अगली सुबह जेल के अहाते में कुछ नए कैदियों को लाया जाता है, जिनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें बहुत बेदर्दी से पीटा गया है। इसी जुल्म का जायजा लेने और कैदियों का हाल जानने के लिए डिफेंस अटॉर्नी फाबियोला पिज़्ज़ो वहां पहुंचती है, लेकिन जल्लाद वार्डन अपनी मनमानी दिखाते हुए उन्हें जेल के अंदर कदम तक नहीं रखने देता। उधर दूसरी तरफ लियोन का एक वफादार साथी जो हर वक्त अपने हाथ में गिटार थामे रहता था, वह चुपके से गिटार के ढांचे में छिपा कर रखा हुआ एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर बाहर निकालता है और बिना किसी की नजर में आए उसे सीधे लियोन को थमा देता है। औजार हाथ में आते ही लियोन बिना एक पल गंवाए छत पर छेद करने की कोशिश में जुट जाता है। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद छत का एक सफेद हिस्सा टूटकर सीधा नीचे आ गिरता है। जब वे ऊपर नजर उठाकर देखते हैं तो वहां एक काफी बड़ा गड्ढा हो चुका था। अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पहरेदारों की नजर पड़ने से पहले उस गड्ढे को कैसे भी करके बंद किया जाए। ऐसे में लियोन तुरंत अपने साथी रफाएल से कुछ अंडों का इंतजाम करने को कहता है। उसकी तरकीब यह थी कि टूटे हुए सीमेंट प्लास्टर के बुरादे में अंडों को मिलाकर एक मजबूत देसी प्लास्टर तैयार किया जाए। इसके बाद गैंग का हर बंदा अपने अपने काम में जुट जाता है। वहीं उनका वह संगीतकार दोस्त जो गिटार बजाने में उस्ताद था, बैरक के बाहर खड़े होकर पहरेदारों को बातों और संगीत में उलझाने की जिम्मेदारी संभाल लेता है। जैसे ही उसे सिक्योरिटी की आहट मिलती है, वह गिटार पर खतरे का खास अलर्ट ट्यून बजाना शुरू कर देता है। धुन सुनते ही लियोन और उसकी टीम को समझ आ जाता है कि गार्ड्स किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकते हैं। वे तेजी से काम निपटाते हैं और उस मरम्मत किए गए हिस्से के ठीक ऊपर एक पोस्टर चिपका देते हैं। ऐन मौके पर रोजाना की तरह चेकिंग करने वाले गार्ड्स बैरक में धमक पड़ते हैं। उनमें से एक सिपाही का ध्यान सीधा उस पोस्टर पर जाता है और वह उसे उखाड़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसका दूसरा साथी उसे आवाज देकर बुला लेता है। इस तरह एक बड़े खतरे से उनकी जान बाल बाल बच जाती है। लेकिन यह तो महज एक ट्रेलर था, क्योंकि असली और मुश्किल काम तो अभी बाकी था। उन्हें ग्राउंड फ्लोर की उस सेल से सुरंग की खुदाई शुरू करनी थी, जिसकी दीवार पर गार्ड्स की नजर से बचने के लिए एक नकली लकड़ी का ब्लॉक या लॉक सेट करना बेहद जरूरी था। वे दीवार तोड़ने का काम शुरू ही करते हैं कि अचानक खबर मिलती है कि सिक्योरिटी ऑफिसर सीधे उन्हीं की बैरक की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। यह सुनते ही सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, पर वे तुरंत उस टूटी हुई जगह के आगे सामान अड़ाकर उसे कवर कर देते हैं और ऐसे नाटक करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिक्योरिटी ऑफिसर को जरा सा भी शक नहीं होता और वह बाकी कैदियों की जांच करने आगे निकल जाता है। ऑफिसर के जाते ही वे एक बार फिर एक्टिव हो जाते हैं। कमरे में रखे रेडियो की आवाज तेज कर दी जाती है ताकि दीवार ठोकने की आवाज बाहर न जाए। वे दीवार को ठीक उसी शेप में तोड़ते हैं जिस शेप का उन्होंने नकली ब्लॉक तैयार किया था, ताकि खुदाई के बाद उस ब्लॉक को वहीं फिट करके सुरंग का मुंह पूरी तरह छुपाया जा सके। इसके बाद जिस छत को उन्होंने अंडों के प्लास्टर से जोड़ा था, अब सुरंग से निकलने वाली सारी मिट्टी को वे उसी के ऊपर जमा करने लगते हैं। इसी तरह रोजाना छुप छुप कर खुदाई का काम चलता रहता है और देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उनका संगीतकार दोस्त बाहर तैनात रहकर अपने गिटार के सुरों से पहरेदारों का ध्यान भटकाता रहता। जब भी गार्ड्स करीब आते, वह खतरे की वही खास धुन छेड़ देता जिससे अंदर काम कर रहे लोग तुरंत सतर्क हो जाते। लेकिन इसी बीच ऑस्कर नाम का एक दूसरा कैदी हर रोज इन्हें एक ही वक्त पर एक ही जैसा संदिग्ध काम करते हुए गौर से देख रहा था। उसके दिल में शक का बीज अंकुरित हो चुका था कि ये लोग पक्का कोई बहुत बड़ा कांड करने की फिराक में है। उधर अगले दिन जब लियोन खुद सुरंग के अंदर जाकर उसकी गहराई नापता है तो उसका हौसला पूरी तरह टूट जाता है। महीनों की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी सुरंग अभी 10
10% भी नहीं खुदी थी। लियोन को यह कड़वा सच समझ आ जाता है कि अगर इस रफ्तार से चले तो सुरंग पूरी होने में सालों लग जाएंगे और अगर जल्द बाहर निकलना है तो इस मिशन में और हाथों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए लियोन जोखिम उठाकर जेल के कुछ और भरोसेमंद कैदियों को अपने गुप्त प्लान में शामिल करता है और उन्हें वह छुपा हुआ रास्ता दिखाता है। सुरंग देखते ही वे सब उनका साथ देने को सहर्ष तैयार हो जाते हैं। दरअसल इनमें से ज्यादातर वे कैदी थे जिन्हें कुछ ही दिनों में फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था और वे किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी बचाना चाहते थे। अब जब जेल के कई और कैदी इस डेयरडेविल मिशन का हिस्सा बन चुके थे तो पकड़े जाने के रिस्क को कम करने के लिए वे छत के रास्तों को एक दूसरे की सेल से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सुरंग खोदते हुए 150 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इस दौरान रेडियो के जरिए उन्हें बाहर की दुनिया की खबरें मिलती रहती हैं। एक दिन खबर आती है कि बाहर चल रहे जन आंदोलन में प्रदर्शनकारियों की झड़प में एक पुलिस वाला मारा गया है जिसे उनके ही संगठन के साथियों ने मौत के घाट उतारा था। यह सुनकर लियोन और उसकी टीम की चिंता बढ़ जाती है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर बाहर उनके साथी इसी तरह हिंसक हमले करते रहे तो जनता का समर्थन उनके हाथ से निकल जाएगा और उनकी यह सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। अब हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी कैदियों ने 2-2 घंटे की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। उनका पूरा दिन सिर्फ सुरंग की खुदाई और आगे की रणनीति बनाने में बीतता। जो भी बंदा सुरंग खोद कर बाहर आता वह सबसे पहले अपने हाथ पांव और कपड़ों को चमका कर धोता ताकि मिट्टी का एक छोटा सा कतरा भी किसी की नजर में न आए। बाकी कैदी बाहर बिल्कुल सामान्य होने का नाटक करते, मानो वे बहुत लाचार होकर अपनी सजा काट रहे हों। जिस कैदी की जब ड्यूटी लगती वह पूरी निष्ठा से खुदाई करता और बाकी लोग बाहर खड़े होकर परिंदे पर भी नजर रखते। जरा सी भी गड़बड़ महसूस होने पर वे तुरंत अंदर कोड सिग्नल भेज देते। काम अब सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा था और आधी से ज्यादा सुरंग खोदी जा चुकी थी। तभी एक दिन वही शक करने वाला कैदी ऑस्कर राफेल के पास पहुंचता है और सीधे शब्दों में कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है कि तुम लोग अंदर क्या गुल खिला रहे हो। मुझे भी अपने साथ इस मिशन में शामिल कर लो। मैं अब इस नरक में एक दिन भी और नहीं सड़ सकता। उसकी बात सुनकर और राजपाश होने के डर से ये सभी ऑस्कर को भी अपने इस गुप्त भागने के मिशन में शामिल कर लेते हैं। एक दिन लियोन अपने साथियों को इकट्ठा करके समझाता है कि सुरंग का काम तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन जेल की दीवार पार करने के बाद उन्हें बाहर किसी मददगार की सख्त जरूरत पड़ेगी। वह राफेल से खुलकर कहता है कि हमें किसी गैर पर जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन हम सब तुम्हारी पत्नी पोलियाना पर आंख मूंद कर यकीन कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें ही उसे इस खतरनाक काम के लिए मनाना होगा। कुछ ही दिनों बाद जेल में कैदियों से उनके रिश्तेदारों की मुलाकात का दिन आता है। पोलियाना भी अपने पति राफेल से मिलने पहुंचती है। बातचीत के दौरान राफेल अपनी पत्नी को जेल ब्रेक का पूरा मास्टर प्लान समझा देता है और कहता है कि वह बाहर जाकर उसके बाकी साथियों से मदद मांगे। हालांकि पोलियाना उस वक्त कोई खास रिएक्शन नहीं देती और चुपचाप अपने घर लौट जाती है। देखते ही देखते जेल के अंदर 200 से भी ज्यादा दिन बीत जाते हैं और सुरंग खोदने का काम दिन रात जारी रहता है। ऐसे ही एक दिन जब लियोन का वह संगीतकार दोस्त सुरंग के मुहाने पर खुदाई कर रहा होता है तभी गार्ड्स की एक पूरी टुकड़ी अचानक वहां आ धमकती है। दरअसल उन्हें भनक लग चुकी थी कि जेल के भीतर कुछ गैर कानूनी पक रहा है। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़ते हैं लियोन फुर्ती से सेल के अंदर जाकर अपने साथियों को खबरदार कर देता है, पर इतने कम समय में खुदाई के औजार और मिट्टी छुपाना नामुमकिन था। ऐसे में अपने साथियों और पूरे प्लान को बचाने के लिए राफेल बिना सोचे समझे सीधे गार्ड्स पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते बाकी कैदियों और गार्ड्स के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। इस धक्का मुक्की में भले ही कैदियों को काफी चोटें आती हैं, पर लियोन और उसकी टीम को सारा सामान गायब करने का कीमती वक्त मिल जाता है। लड़ाई शांत होने के बाद खूंखार वार्डन अंद्राडे सजा के तौर पर उन सभी कैदियों को कड़ाके की धूप में नंगा खड़ा कर देता है। दरअसल अंद्राडे बेहद चालाक और शातिर इंसान था जो 24 घंटे कैदियों पर पैनी नजर रखता था और आए दिन ऐसी अचानक चेकिंग करवाता रहता था। उधर दूसरी तरफ पोलियाना अपने पति को छुड़ाने की गुहार लेकर उस पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पहुंचती है जिसके लिए राफेल कभी दिन रात काम किया करता था, लेकिन चुनाव सिर पर होने के कारण नेताओं ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि किसी सजा याफ्ता कैदी की मदद करने से चुनाव में उनकी थू-थू हो जाएगी। निराश होकर पोलियाना फिर राफेल के पिता के पास पहुंचती है जो एक चर्च में पादरी थे। वह उन्हें सच्चाई बताती है कि उनका बेटा और उसके साथी जेल में सुरंग खोद रहे हैं और उन्हें बाहर से मदद की जरूरत है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए राफेल के पादरी पिता और उनके कुछ करीबी दोस्त इस खतरनाक मिशन में हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जेल में कई दिनों तक काल कोठरी में बंद रखने के बाद वार्डन अंद्राडे राफेल को खुशखबरी सुनाता है कि अदालत ने उसे फांसी की सजा मुकर्रर कर दी है। पर फांसी की खबर सुनकर भी राफेल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। वह अंदर ही अंदर जानता था कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले ही वह इस जेल की दीवारों को पार कर चुका होगा। यही बात वह इशारों ही इशारों में अपनी वकील फाबियोला को भी समझा देता है। अब सुरंग की खुदाई को 390 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। सुरंग इतनी लंबी और गहरी हो चुकी थी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगी। घुटन की वजह से अंदर खुदाई कर रहा कैदी अचानक बेहोश हो जाता है। ठीक उसके पीछे मौजूद राफेल बेहद मशक्कत के बाद उसे खींचकर बाहर निकालता है। लियोन राफेल से कहता है कि हमें तुरंत इस समस्या का कोई जुगाड़ निकालना होगा। तभी उनकी मुलाकात ह्यूगो नाम के एक कैदी से होती है जिसके पास एक मोटर होती है। राफेल उसे भी अपने गैंग में शामिल कर लेता है। इसके बाद वे उस मोटर में पंखा फिट करते हैं और एक प्लास्टिक पाइप के जरिए सुरंग की उस गहराई तक ताजी हवा पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं जहां तक खुदाई पूरी हो चुकी थी। हालांकि आजादी की मंजिल अभी भी उनसे काफी दूर थी। खोदते खोदते अब 413 दिन का लंबा अरसा बीत चुका था। एक सुबह पोलियाना अखबार खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खबर छपी थी कि तानाशाह पर हमला करने वाले 9 कैदियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दूसरी ओर वार्डन अंद्राडे का शक अब लियोन की टीम पर गहराने लगा था। वह पाब्लो को पकड़कर टॉर्चर करता है और धमकी देता है कि अगर वह उसका खबरी नहीं बना तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मौत के डर से घबराया पाब्लो अपनी जान बचाने के लिए वार्डन का जासूस बनने पर राजी हो जाता है। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार लियोन और उसके साथी सुरंग खोदकर जेल की बाहरी बाउंड्री के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। सुरंग का सही सिरा पता लगाने के लिए वे एक प्लास्टिक पाइप के जरिए ऊपर जमीन पर लाल रंग का केमिकल छिड़क देते हैं ताकि बाहर मौजूद पोलियाना को संकेत मिल सके कि सुरंग वहां तक पहुंच चुकी है। अगले ही दिन राफेल के पादरी पिता उससे मिलने जेल आते हैं और फुसफुसाकर बताते हैं कि उन्हें वह लाल निशान मिल गया है, लेकिन उनकी मंजिल अभी भी 42 फुट दूर है। यह सुनते ही लियोन बिना वक्त गंवाए एक बार फिर खुदाई का काम शुरू करवा देता है। जेल के सन्नाटे में
559 दिन बीत चुके थे कि तभी अचानक एक दिन पूरी जेल तेज भूकंप के झटकों से कांप उठती है। खुशकिस्मती से किसी भी कैदी को कोई खरोंच नहीं आती और उससे भी राहत की बात यह थी कि महीनों की मेहनत से बनाई गई सुरंग बिल्कुल सुरक्षित रहती है। उस पर भूकंप का कोई असर नहीं पड़ता। सभी चैन की सांस लेते हैं और तय करते हैं कि इससे पहले कि अगला भूकंप आए और सब कुछ तबाह हो जाए, उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। अगले दिन जब सुरंग की आखिरी इंच तक खुदाई पूरी हो जाती है तो लियोन अपनी बैरक के एक ऐसे कैदी के पास जाता है जो पैर से अपाहिज था। लियोन उससे कहता है कि चलो हमारे साथ बाहर निकलो, पर वह बुजुर्ग कैदी अपनी जिंदगी जी चुका था और जानता था कि अपनी विकलांगता के कारण वह संकरी सुरंग में रेंग नहीं पाएगा, इसलिए वह साथ जाने से साफ मना कर देता है। आखिरकार वह ऐतिहासिक तारीख आ ही जाती है जिसका वे पिछले 567 दिनों से इंतजार कर रहे थे। रात के वक्त जब बाकी सारे कैदी मजे से टीवी देखने में मशगूल थे, तभी सुरंग के मिशन में शामिल कैदी एक एक करके खिसकना शुरू कर देते हैं। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। कैमरा हमें सुरंग के अंदर ले जाता है जहां 49 कैदी एक के पीछे एक पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे रफाइल मौजूद था जो सुरंग के मुहाने से एक एक करके अपने साथियों को ऊपर खींच रहा था। इसी बीच टीवी रूम में बैठे पाब्लो की नजर अचानक लियोन के पूरे ग्रुप पर पड़ती है। बैरक से सब गायब थे। पाब्लो के माथे पर पसीना आ जाता है और वह तुरंत लियोन की सेल की तरफ भागता है। वहां 50वां कैदी यानी ऑस्कार सुरंग के छेद में घुसने ही वाला था। पाब्लो चिल्लाते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज देने लगता है। ऑस्कर उसे रोकने की कोशिश करता है पर पाब्लो नहीं मानता। देखते ही देखते दोनों के बीच खूनी हाथापाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में ऑस्कर बुरी तरह लहूलुहान और घायल हो जाता है, पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वह आखिरकार पाब्लो को पीट पीट कर बेहोश कर देता है। उधर सुरंग के दूसरे छोर पर एक एक करके सभी कैदी सलाखों के पार आ चुके थे। बाहर उनका इंतजार कर रही थी एक बस जिसे रफाइल की पत्नी पोलियाना खुद चलाकर लाई थी। सभी भागे भागे बस में सवार होने लगते हैं, लेकिन तभी सबकी नजरें ऑस्कर को ढूंढने लगती हैं। वह अभी तक बाहर नहीं आया था। पूरा ग्रुप सांस रोके ऑस्कर का इंतजार करने लगता है। उधर पाब्लो के साथ हुई हाथापाई में हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाने के कारण बेचारा ऑस्कर सुरंग के मुहाने पर लाचार पड़ा हुआ था और हिलने की हालत में भी नहीं था। वे आखिरी पल तक उम्मीद लगाए ऑस्कर का इंतजार करते रहे, पर तभी अचानक पूरी जेल परिसर में खतरे का सायरन गूंज उठता है। दरअसल जेल के बाकी कैदियों को भी सुरंग की भनक लग चुकी थी और अंदर हड़कंप मच गया था। सायरन बजते ही पोलियाना को भारी मन से बिना ऑस्कर के ही गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ती है। इस तरह सुरंग के रास्ते कैदियों का यह जांबाज ग्रुप सलाखों के पीछे से सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि कुछ बदकिस्मत कैदियों को गार्ड्स मौके पर ही दबोच लेते हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी की टीम सेल के अंदर दाखिल होकर उस 80 फुट लंबी खौफनाक सुरंग को देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। घमंडी वार्डन अंद्रादे का सारा गुरूर एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। उधर जो कैदी बस में सवार होकर सुरक्षित निकल चुके थे, पोलियाना उन्हें नए जाली दस्तावेज और कुछ पैसे थमा देती है। इसके बाद पकड़े जाने के रिस्क को खत्म करने के लिए उन्हें 3-3 के छोटे ग्रुप्स में अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ महीनों की हाड़ तोड़ मेहनत, अटूट हौसले और सूझबूझ के दम पर ये सभी स्वतंत्रता सेनानी उस नर्क रूपी जेल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। यह चिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा और अनोखा जेल ब्रेक था, जहां एक ही रात में देखते ही देखते 49 कैदी वार्डन की नाक के नीचे से रफू चक्कर हो गए। एक ऐसा कीर्तिमान जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और इसी के साथ इस ऐतिहासिक आजादी की यह खौफनाक दास्तान यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।